कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पीड़ित मरीज की उम्मीद होते हैं। मरीज अपने जीवन को बचाने के लिए डॉक्टर पर पूरी तरह से निर्भर होता है। आस और विश्वास के इस रिश्ते में दरार तब पड़ जाती है जब मरीज के साथ धोखा होता है, इलाज के दौरान लापरवाही होती है, यानी कि मरीज मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार होता है। दरअसल ऐसे मामलों में मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। कई बार वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस का ये मुद्दा बेहद गंभीर है। ये मुद्दा आपके जीवन से जुड़ा है, इसलिए आपका कानून में आज चर्चा मेडिकल नेग्लिजेंस और आपके कानूनी अधिकारों की। नमस्कार, संसद टीवी पर आप देख रहे हैं आपका कानून और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। अब तक इलाज में लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन लापरवाही की शिकायतें बहुत कम दर्ज होती हैं। अगर आपको जरा सा भी संदेह हो कि आप उपभोक्ता सुरक्षा कानून का सहारा ले सकते हैं। भारतीय मेडिकल संगठन बनाम वीपी शांता 1995 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मेडिकल व्यवसाय उपभोक्ता कानून के तहत एक सेवा है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार हो रहा है या फिर हुआ है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और लापरवाही के एवज में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। तो एक मरीज के रूप में आपके अधिकार क्या हैं? आज वो सवाल जो हम इस फोरम पर उठाने वाले हैं। इलाज में लापरवाही और मरीजों के अधिकार। इलाज में लापरवाही क्यों डॉक्टर्स अपने कोड ऑफ कंडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते? क्या लापरवाही एक कानूनी अपराध है? पीड़ित मरीज कहां और कैसे करे शिकायत? लापरवाही और गलत व्यवहार में क्या अंतर है? क्या कहता है इसको लेकर उपभोक्ता संरक्षण कानून? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप भी अपने सवाल हमसे पूछिए, जाने कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansadtv@gmail.com। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ हैं माला दीक्षित जी, आप वरिष्ठ कानूनी पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है माला जी आपका। साथ ही डॉक्टर अरुण गुप्ता, अध्यक्ष हैं आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर अरुण, स्वागत है आपका संसद टीवी में। और साथ ही मेरे साथ उमेश शर्मा हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, आपका भी बहुत स्वागत। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर अरुण मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करते हैं, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि दरअसल मेडिकल नेग्लिजेंस उनके साथ हुआ भी है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। कैसे आप परिभाषित करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस को? देखिए, जो लोग अस्पतालों में आते हैं ऑब्वियसली एक सिक मरीज को लेके आता है और उनकी एक उम्मीद होती है कि ठीक होकर घर जाएंगे जी। पर अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल साइंस अपने आप में कंप्लीट साइंस नहीं है जी। कुछ केसेस में हो सकता है डॉक्टर बचा पाए, कुछ केस होता है ना बचा पाए जी। और कई बार होता है बचने के बाद भी आपका पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हो। तो इस तरह के कई बार इश्यूज हमारे सामने आते हैं। और एक तो लोगों को नेग्लिजेंस वर्सेस कॉम्प्लिकेशन में फ़र्क समझना होता है। बिल्कुल। मेडिकल साइंस में क्या होता है कि डॉक्टर एक फिक्स प्रोटोकॉल के तहत या एक फिक्स चिकित्सा पद्धति के हिसाब से इलाज करते हैं, पर आउटकम पे या रिजल्ट पे हर बार उनका जोर नहीं होता। तो कई बार के ऊपर मरीज जो जाता है वो सोच के जाता है अगर मैं अस्पताल में आ गया तो मेरे मरीज ठीक होना ही चाहिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है तो कई बार इसको समझना पड़ता है अपने अपने साइंस के लिमिटेशन से। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि भाई आप परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई नेग्लिजेंस जैसी कोई चीज़ हुई है, तो बहुत से रेमेडीज़ हैं हमारे देश में, आप जहां कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में दिल्ली मेडिकल काउंसिल है। मेडिकल काउंसिल में हम लोग ऑलमोस्ट 250 से 300 केस हर साल हमारे यहाँ फाइल होते हैं इस तरह के, जो जहाँ लोगों को लगता है कि नेग्लिजेंस हुई है। और उसको हमारा एक पैटर्न होता है एड्रेस करने का। हमारी कमेटीज़ होती है, उसमें हमारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के, जिस ब्रांच में सो कॉल्ड इलाज हुआ है उसका। वो अपने अपने तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं। पेशेंट से हम कंप्लेंट लेते हैं, उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, केस शीट्स मंगवाते हैं, उस पर बैठ कर डेलिब्रेशन करते हैं कि फिर मरीज को और दोनों डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, उनसे भी कई बार मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद एक हमारा फैसला होता है। मेडिकल काउंसिल में अगर हमें लगता है भी डॉक्टर की नेग्लिजेंस है कहीं ना कहीं,
तो उसके एक तरीका होता है हमारा अपना भी कितने दिन का उसका नाम डी रजिस्टर करना होता है। मेडिकल काउंसिल में नॉर्मली फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं होते जी। और मेडिकल नेग्लिजेंस को अपने डेफिनेशन की अगर बात करी तो पहली बात तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो उसको डिफाइन करता है, पर जो सुप्रीम कोर्ट के या कंज्यूमर फोरम्स के जजमेंट्स है उसके हिसाब से 3 या 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहली बात तो उस मरीज और डॉक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं तो उसका इलाज कर रहा है, ड्यूटी टू केयर कहते हैं कि भाई मेरे अंडर पेशेंट है कि नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, अगर ड्यूटी टू केयर आ गया तो मुझे एक ड्यूटी उसको एक सर्टेन वे में उसका मुझे इलाज करना है। उस केयर में अगर मैं कहीं नेग्लिजेंस होता हूँ, एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन में जो चीज़ करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं करी या जो चीज़ नहीं करनी थी वो कर दी, तो दूसरा एलिमेंट। तीसरा होता है उस वजह से पेशेंट को डैमेज हो तो अगर तीनों एलिमेंट हो तो उसको नेग्लिजेंस कहते हैं। तो इसको नॉर्मली हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन तीनों पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं जी, तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि नेग्लिजेंस है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ी एक जो आपने पहले भी कहा था जब हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी थिन लाइन होती है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है या फिर वो केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था। कई बार इसको लेकर भी विवाद हो जाता है। माला दीक्षित जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि किस तरह के केसेस आते हैं कोर्ट में, मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर लोग कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, किस तरह की शिकायतें आमतौर पर जो आती हैं इसको लेकर? देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस के लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और बहुत से मामले आते हैं, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे खुलने से ये हुआ है कि आपके पास वकील है, कोई नहीं भी है, तो आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो और अपना ग्रीवेंस जो है कोर्ट के सामने रखते हैं। जो वहाँ पर केस आते हैं, मैंने कई केस तो बहुत अलग तरह के देखे हैं। अभी हाल में एक केस आया है जो कि नेशनल कंज्यूमर कमीशन से तय हुआ है। उसमें केस ये है कि बच्चा छोटा था और उसी समय उसको ब्लड चढ़ा और उसको HIV पॉजिटिव हो गया। तो वो बच्चा अब तो 24 साल का हो गया है और उसको कंपनसेशन देने को कहा गया है। तो अभी शायद अपील उसके खिलाफ नहीं हुई है और उसमें यही है कि जब चेक किया गया कि पहले बच्चे को HIV नहीं था, ब्लड चढ़ने के बाद हुआ, बार बार जाता था, उसको बार बार बीमारी शुरू हो जाती थी और जब वो दिखाया गया, जब ठीक नहीं होता था, बार बार कफ और फीवर आने लगा, तो उसको चेक कराया गया, वो HIV पॉजिटिव हो गया। यही दिल्ली का केस है। तो ऐसे केस आते हैं। एक केस हमने अभी पिछले दिनों रिपोर्टिंग भी की थी, उसकी खबर बनाई थी। उसमें एक लेडी थी जो साउथ की थी, तो उसको डिलीवरी के बाद उसने सोचा कि मैं अपना ऑपरेशन करा लूँ, अब बच्चे ना हो मेरे को। तो वो ऑपरेशन 2 दिन बाद हुआ और उसमें उसको थोड़ी सा कफ वगैरह हो गया था और उस समय एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिससे कि उसका सब सिस्टम चोक हो गया। उसमें 30 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। आई डोंट नो कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि नहीं गए हैं। तो ये जो केस हैं, ये प्रूवन मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। ये छोटे मोटे ऐसे केस नहीं हैं जिसमें कि ये कह दिया जाए कि था कि नहीं था, इसमें बड़ा वो बहस का मुद्दा हो। लेकिन कई बार ऐसे केस भी आते हैं जिसमें मरीज बहुत ज़्यादा भावुक होकर के चला जाता है कि थोड़ा सा भी अंतर था तो SOP जो है, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसी भी तरह के इलाज का, उसको फॉलो नहीं किया है कायदे से, तो वो भी मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस में हमको देखना होगा कि वो क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी डॉक्टर के खिलाफ आप केस दर्ज कर रहे हैं, या सिविल ऑफेंस में ले रहे हैं, आप सिर्फ मुआवजा मांग रहे हैं। तो बहुत सारे पहलू होते हैं। लेकिन सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि इलाज, कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रसित है तो इलाज सफल हो सकता है, असफल हो सकता है। लेकिन अगर जो तय प्रक्रिया है कानून में नहीं किया गया और चिकित्सा पद्धति में, अगर उसका पालन नहीं किया गया है, तो आपको पूरा अधिकार है कोर्ट जाने का और मुआवजा मांगने का। वो मेडिकल नेग्लिजेंस में आएगा। बिल्कुल। उमेश शर्मा जी, चर्चा में आपको मैं शामिल करना चाहूँगी। कई बार होता क्या है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, इसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक मरीज़, उसको बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं खासकर इलाज के दौरान, वो उसे पता भी नहीं होती हैं और कई बार डॉक्टर्स उनको बताते भी नहीं हैं। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि अगर किसी मरीज़ के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है और वो इसको प्रूव करना चाहता है, तो उसे क्या कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम में अगर वो जाता है तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या वो सपोर्टिंग एविडेंस है जो उसे रखने पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो डायग्नोसिस का डॉक्यूमेंट आपका है, जिसको जनरली हम प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उस पर क्या लिखा गया है, और जब भी ऐसा कुछ लिखा जा रहा हो, आप कहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो गौर भी करेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, उसी वक्त आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके साथ जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो होने चाहिए।
और चूंकि ये एक एसओपी को फॉलो करना होता है, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड डॉक्टर से मेडिकल ओपिनियन एक्सपर्ट लेंगे। जैसा कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस है कि किसी को मलेरिया था और उसको डॉक्टर टाइफाइड की दवा दे रहे थे, तो ये सीधा सीधी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है। मेरे पास एक केस आया जिसमें लेज़र ट्रीटमेंट के दरमियान उसको ज़्यादा टेम्परेचर से उसकी स्किन जल गई, तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। आपने ड्यू केयर नहीं लिया और इसलिए ये दिखाई दे रहा है ऐसा हुआ। लेकिन ये तय करना थोड़ा मुश्किल है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही थिन लाइन होता है, लेकिन कानूनी रूप से इसको तय करना कि ये नेग्लिजेंस है या एसओपी ही गलत है, या एसओपी में जो जजमेंट डॉक्टर ने लिया किस वक्त क्या करना था वहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो जजमेंट का भी एरर हो सकता है, वो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर की ओर से लापरवाही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तय किया था, एक और केस में बच्चा हॉस्पिटल में छोटा बच्चा, नवजात बच्चा पैदा हुआ और वो थोड़ी देर बाद गायब हो गया, तो बाद में उसको कोई जानवर उठा ले गया था, वहाँ उसको रिकवर किया गया, तो वो नेग्लिजेंस का केस है। मेडिकल नेग्लिजेंस तो वहाँ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस है, डॉक्टर का नेग्लिजेंस, एस्टैब्लिशमेंट का नेग्लिजेंस और हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस, ये तीनों चारों में से कुछ भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा सा बहुत ही एक्सपर्ट लॉयर ही इसको डील कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपको भावना में आकर, जैसा कि आपने पहले कहा कि भावना में आकर अब मरीज आया है तो कुछ गड़बड़ तो हो ही सकती है। डॉक्टर भगवान का रूप है लेकिन भगवान तो नहीं है जी। तो गड़बड़ी हो गई तो भावावेश में आकर आप डॉक्टर के खिलाफ केस लिखाने चल पड़े या डॉक्टर को ब्लेम करना शुरू कर दें। हो सकता है डॉक्टर ने पूरी सावधानी लिए, सब कुछ लिया हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस नहीं बनेगा। लेकिन ऐसे भी केस होते हैं जहां हमने देखा है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, जो डोज नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा डोज दिया गया है। एक और केस है कलकत्ता का, जो अब तक का सबसे ज़्यादा कंपनसेशन में दिया गया था कि वो कोई एनआरआई थे, उनको स्किन की एलर्जी हुई और कोई दवा ज़्यादा डोज में दे दी गई, तो उन्होंने मना भी किया कि ये बहुत ज़्यादा डोज है, और उनकी फिर वो उठा के उनको बॉम्बे ले जाना पड़ा। कलकत्ता में इलाज चल रहा था, बॉम्बे लेके गए और वहाँ उनकी डेथ हो गई, उसकी वजह से एलर्जी एक्सट्रीम हो गई। तो वो नेग्लिजेंस का सीधा सीधा केस है। मोटा मोटी तौर पर ये दिखाई देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए। उसके लिए जो बॉडी है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वैसी बॉडीज़ हैं और वहाँ पे फेयरली वो ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप एग्रीव्ड हैं तो आप कोर्ट में एविडेंस भी लीड कर सकते हैं, जो बाहर की एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी मंगा सकते हैं, अथॉरिटेटिव डिसीजंस है उसको भी ला सकते हैं। तो इस तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस अगर है तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। जी डॉक्टर अरुण, अगर मैं एक आम आदमी की तरह आपसे बात करूं, कई बार क्या होता है कि आम आदमी को कि मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है वो पता नहीं होती, इलाज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज़ का क्या रिएक्शन होगा ये भी नहीं पता होता। कई बार हमने देखा है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी मैं अगर बात करूं, कि डॉक्टर सब कुछ बताते नहीं। अगर उनसे बहुत ज़्यादा पूछो तो वो ये भी कह देते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं, मैं अपना इलाज कर रहा हूँ। इस तरह की बातें मैंने खुद भी फेस की हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि क्यों एसओपी में मैंने ये भी पढ़ा है कि मरीज़ को कॉन्फिडेंस देना और सारी बातें अवगत कराना ज़रूरी है। आजकल तो मैंने सुना है कि रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम हो गया है कि मरीज़ और डॉक्टर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसको बाकायदा रिकॉर्ड करके रखा जाए कि इन्होंने क्या क्या बताया और क्या क्या छुपाया। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जो केसेस आते हैं ये कॉमन फैक्टर सब में होता है। डॉक्टर साहब ने ये बताया नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें बदल गई हैं। अब ऐसा नहीं है, हम लोग भी सारे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। खासकर जो वीपी शांता वाला जो केस आया था उसके बाद जब आपने इसकी डेफिनेशन बदल दी, पहले ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन था, अब ये कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर रिलेशन हो गया है। तो डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को सुबह शाम बताना, काउंसलिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज ट्रीटमेंट। तो सुबह शाम काउंसलिंग की जाती है और ना ही सिर्फ काउंसलिंग की जाती है बल्कि उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट भी किया जाता है कि हमने सब कुछ बता दिया। पर ये होता है कि जो डिजायर रिजल्ट होता है या नहीं होता है ये अलग बात है। जब मैं सर से जो बात चल रही थी मैं उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। मैं कंज्यूमर की बात करता हूँ 2 मिनट की। अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने का अस्पताल से अधिकार है, बिल्कुल आप रिटर्न में दीजिए। 72 घंटे में हॉस्पिटल को आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो आप उनको ले लीजिए। उसके बाद आप उसको किसी एक्सपर्ट को दिखाएं या किसी और डॉक्टर से सलाह करें या किसी को दिखाएं, तो अब आपको समझ में आएगा कुछ ऐसा है कि नहीं। फिर आप एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में, अगर आपको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन वहाँ चाहिए, अगर आप डॉक्टर को पनिश करना चाहते हैं तो स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाइए, वहाँ जाइए।
और आपको टाइम बार का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर कोर्ट्स में नॉर्मली 2 साल का टाइम बार होता है, हमारे काउंसिल में 3 साल का टाइम बार होता है। ठीक है, इन जगह जा सकते हैं, नॉर्मली एक्सपर्ट्स होते हैं और मल्टीपल बॉडीज होती है, डेलिब्रेशन होता है, काफ़ी फेयर रिजल्ट होते हैं। फिर भी अगर आप एग्रीव्ड हैं, मतलब स्टेट मेडिकल काउंसिल के फैसले से सहमत नहीं है, तो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, वहाँ अपील कर सकते हैं 60 दिन के अंदर। और उसके बाद भी अगर आप सहमत नहीं तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कई रेमेडीज़ हैं पेशेंट के सामने यहाँ पे। हाँ, पर ये बात जो काउंसलिंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम तो हमेशा कहते हैं, मैं क्योंकि लॉ पे लेक्चर्स भी लेता हूँ मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह जा करके, कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जी। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, दो पे हम बात करते हैं। अगर आप पेशेंट से कम्युनिकेट अच्छे से करोगे, उसको उसकी क्वेरीज को सॉल्व करोगे, उससे एक एम्पैथिक आपका एटीट्यूड रहेगा, बिल्कुल। तो कई बार ये लोगों को समझाना आसान होता है कि भाई ठीक है, वो समझ सकते हैं कि भाई कैसा। पर अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है और आप ठीक से बात नहीं करते, तो नेचुरली वो एक एडिड फैक्टर होता है उसके एंग्विश का। वो कहीं ना कहीं हम उसे मिसकंडक्ट में भी काउंट कर सकते हैं। हाँ, कई बार नर्सेस का या स्टाफ का बिहेवियर भी मरीज के साथ अच्छा नहीं होता। आपने मिसकंडक्ट वाली बात की, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है लीगल, जो चीज कानून में प्रोवाइडेड है, अगर आप उसको नहीं करते तो इलीगल एक्ट है। पर कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। जैसे मेडिकल में भी हमारा MCA कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, 2002 का है, अब हमारा नया रिवाइज भी हो रहा है वो। तो उसमें कुछ एक प्रोफेशनल को कैसे बिहेव करना है, कि हमें अपनी डिग्री कैसे डिस्प्ले करनी है, मुझे अपना बोर्ड कितना बड़ा बनाना है, मुझे अपने पैसे प्रिस्क्राइब जो मतलब जो मेरी चार्जेज है बाहर करना है, तो सारा कुछ में लिखा हुआ है। अगर आप मेडिकल साइंस में अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हैं तो वो भी इलीगल है, उसके लिए भी आप पनिश हो सकते हो। तो डॉक्टर को दोनों बातों का ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट अलग जगह और कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करना होता है। ठीक है माला दीक्षित जी, अगर मान लीजिए किसी मरीज के साथ या उसके किसी परिजन के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, तो वो अब किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा? क्या वो पहले मेडिकल काउंसिल में जाए या सीधे फोरम में जाए? मैं जानना चाहूँगी, आप दर्शकों को इस तरह से बताएं कि स्टेप बाय स्टेप वो कैसे आगे बढ़ेगा और एक वकील किस तरीके से उनको सपोर्ट कर सकता है। देखिए, सबसे सीधा और सिंपल तो है किसी के लिए कि वो सीधे कंज्यूमर फोरम में चला जाए। और डॉक्टर साहब ने जो अभी बताया, अगर वो ज़्यादा ग्रीवेंस है, कंज्यूमर फोरम में जाने से वो कंपनसेशन मांगेगा, उसको जो हानि हुई है, जो उसने मुसीबत उठाई है, आर्थिक हानि भी होती है आदमी को कि तो गलत इलाज हो गया, फिर और कराना, तो आर्थिक पहलू भी शामिल होता है, तो उसको मुआवजा मिलेगा। साथ ही अगर वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं, तो वो FIR दर्ज करा सकते हैं डॉक्टर के खिलाफ, और फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का केस चलता है। इसलिए अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, जैसे कई बार होता है कि ऑपरेशन के दौरान कोई चीज़ छूट गई पेट में और उससे बीमार हो गया व्यक्ति या उसकी जान चली गई, कुछ इस तरह की है, तो ये निश्चित तौर पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इसमें केस दर्ज कराया जाएगा। और केस वैसे ही चलता है जैसे FIR दर्ज होकर के मुकदमे चलते हैं। दूसरे, इसके अलावा वो सिविल केस भी फाइल कर सकता है। जो भी पीड़ित पक्ष है वो सिविल कोर्ट में सिविल केस फाइल करके भी अपना, जिसको दीवानी अदालत में कहते हैं, मुआवजे की मांग कर सकता है। और मुआवजा उसी के परिप्रेक्ष्य में कि कितना नुकसान हुआ है अदालत एसेस करती है और वो दिया जाता है। तो निचली अदालत में करेगा, फिर हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट आगे जा सकता है। और इसी तरह कंज्यूमर कोर्ट में जो बिल्कुल लेमैन है, कुछ समझ नहीं आता, कोई वकील नहीं है, वो अपने सिर्फ इलाज के सारे कागज इकट्ठे कर ले और एक डॉक्टर से ओपिनियन ले ले, एक या दो, जो भी एक्सपर्ट है, क्योंकि वहाँ भी केस प्रूव करना पड़ता है। वैसे मदद के लिए वकील हर स्तर पर मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन ये हो कि वो हर चीज़ में खर्चा और करता चला जाए। तो अगर आप खुद समझदार हैं तो आप सारे कागज एकत्रित करिए, उसमें 2-3 डॉक्टरों की ओपिनियन लीजिए आप, और वो सारी चीज़ें इकट्ठे करके एक एप्लीकेशन के साथ कंज्यूमर फोरम में फाइल करिए। और उसमें आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर हमें ये मुआवजा दिया जाए, इनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। और अगर केस का है तो अलग से FIR दर्ज करिए। आपकी FIR, अगर किसी व्यक्ति की FIR थाना पुलिस नहीं दर्ज करती है तो भी 156 CRPC में व्यक्ति को राइट है कि वो अदालत में जाकर के केस दाखिल कर सकता है सीधे, और कोर्ट के आदेश पर फिर FIR दर्ज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं विकल्प व्यक्ति के पास है। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये भी है कि क्या इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन अवधि है
कि अगर आपके पास मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, कोई 4 साल बाद कर रहा है या 5 साल बाद या 2 साल, इसकी कोई अवधि है क्या? अवधि है, वो अभी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि 2 साल के भीतर कंज्यूमर कोर्ट में और 3 साल के भीतर काउंसिल में कंप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर ठीक साहब है। ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जहाँ तक अभी मैंने सुना आपसे ही जी। कि इसकी हमेशा एक टाइम लिमिट होती है। लिमिट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि उसको जब भी कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस के बाद दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर करते करते उसका लंबा टाइम बीत जाता है, तो उसका समय जो है वो निकल जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया है तो आप जल्दी सक्रिय हो जाएं और जल्दी उसका उपाय और विकल्प और उससे आपको मुआवजे के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण, किसी व्यक्ति के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की भी है, डॉक्टर की तो है ही, मरीज की और या उसके परिजनों की भी है कि वो कितना अवेयर रहते हैं कि उनके मरीज के साथ किस तरह का इलाज हो रहा है, किस तरह का पूरा उसको ट्रैक किया जा रहा है कि नहीं, उसके पैरामीटर्स। मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहूँगी कि आप लोग मेडिकल काउंसिल्स में ऐसे केसेस देखते हैं, तो डॉक्टर्स को किस तरह की हिदायत हैं इसको लेकर? अच्छा, मैं उसके आने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक जैकब मैथ्यूज़ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डिसीजन आया था 2005 में, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। इशू ये था कि कौन से केस में क्रिमिनल ऑफेंसेस माना जाए, 304A जिसे कहते हैं। तो 2 लैंडमार्क केसेस थे, एक सुरेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली था और सेकंड ये केस था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि थाने में अगर मान लो कोई कंप्लेंट करता है डॉक्टर केस, तो वो पुलिस वाला ही केस रजिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। पहले कहता आपने कंप्लेंट कर दी, उसने जाके डॉक्टर को पकड़ के बंद कर दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है डॉक्टर की रेपुटेशन पे, प्रैक्टिस पे। उसके बाद ये था कि कोई जब आप कंप्लेंट करते हैं तो रजिस्टर करने से पहले पुलिस वो किसी एक्सपर्ट बॉडी को भेजता है केस हमेशा, जैसे मेडिकल काउंसिल को भेजी या कोई एक्सपर्ट बॉडी बैठे। जब तक वो उसको नहीं कहता कि भाई इसमें कोई केस बनता है, तब तक वो केस FIR रजिस्टर नहीं होती। ठीक है। क्योंकि 304A जो नॉर्मल होता है अलग होता है, और इसके अंदर क्रिमिनल केस के लिए ग्रॉस एंड रेकलेस 2 वर्ड आते हैं, वो दोनों होने चाहिए, तभी आप 304 मेडिकल प्रोफेशन में लगा सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि भाई अब जैसे डॉक्टर, जैसे मरीजों के अपने अगर राइट्स हैं तो उनकी ड्यूटीज़ भी हैं। बिल्कुल। तो हम लोग डॉक्टर्स को समझाते हैं कई बार कि आपका हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ठीक होना चाहिए। मान लो ड्यूटी टू केयर है, एक मेरा मरीज है, वो मेरे को दिखा रहा है, रोज आके OPD में दिखा रहा है, डिस्चार्ज करने के बाद घर चला गया। अब घर जाने के बाद उसको दिक्कत हो सकती है, अचानक फिर क्या करेगा? तो आपको एक स्टैंडर्ड आपके पेशेंट को पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है। तो मैं वैसे डॉक्टर्स कहता हूँ आपने प्रिस्क्रिप्शन के नीचे लिख के दीजिए क्लियर कट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज रीच दिस हॉस्पिटल या प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, ताकि एक तरह का ये कल ओनस आप पे नहीं आना चाहिए, मरीज को प्रॉपर पता ब्रीफिंग होनी चाहिए। दूसरा, जब डिस्चार्ज बनाते हैं तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको हर चीज़ क्लियर कट पता होनी चाहिए कि कब आना है, मुझे कौन सी टेस्ट कराना है, तो हर चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इवन आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है जो OPD में लिखते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें जो चीज़ें हमारे MCI कोड ऑफ एथिक्स में सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या बातें नहीं होनी चाहिए। तो इन सबको पढ़ना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। उसको फॉलो करने से 90% लिटिगेशन आप बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश शर्मा जी, एक तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस और सिविल नेग्लिजेंस को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए, अगर इस तरह के केसेस प्रूव हो जाते हैं तो किस तरह के सज़ा का प्रावधान है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो वो हुआ जहाँ क्रिमिनल केस बना, जैसे आपको लगा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेशेंट की मौत हुई है या पेशेंट को नुकसान हुआ है। जैसे मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है, बाएं हाथ को काट दिया गया, तो ये तो सीधा सीधा नेग्लिजेंस का मैटर है और ये 338 में 337 में IPC में ये ऑफेंस होता है। आपका जो वर्किंग ऑर्गन था वो काट दिया तो वो पुलिस केस बनेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा 304 का मुकदमा तब बनता है जहाँ डेथ हो जाती है और लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया, उसके कारण डेथ हुआ, या एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया, दवाई का ओवरडोज हो गया तो डेथ हो गई है, तो 304A का केस IPC में बनता है। उसके लिए पुलिस को आपको बताना पड़ेगा और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है। अगर डेथ हुई है तो उसका पोस्टमार्टम होगा, जो रीजंस ऑफ डेथ है वो आएंगे, तो उस सारी चीज़ें लिंक होनी चाहिए। सिर्फ आपके क्लेम करने से या आपके कहने से किसी डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। इसको लेके बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और ज़्यादातर हमने देखा है जो हमारे पास जो भी मुकदमे आते हैं उसमें डॉक्टर की लापरवाही जनरली नहीं होती है और हम इमोशनल रूप से ब्लेम करते हैं ऐसे केसेस में, डेथ केसेस में,
जो दूसरे ट्रीटमेंट के केसेस जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी के केसेस हैं या डेंटिस्ट के केसेस हैं या हेयर ट्रीटमेंट के केसेस हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स में कंप्रोमाइज़ दिखाई देता है और पेशेंट्स को वहाँ सफ़र करना पड़ सकता है या ओवर चार्जिंग होती है, प्राइस की ओवर चार्जिंग होती है। तो उन सब की कंप्लेंट आप कंज्यूमर कोर्ट में लगा सकते हैं। जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आया या आपसे ओवर प्राइसिंग की गई, क्योंकि पैसे को लेकर भी आप कंप्लेंट लगा सकते हैं। मेरे पास एक केस आया जिसमें इम्प्लांट का कोई इम्प्लांट उन्होंने गले में हड्डी में लगाया था, तो वो 26,000 रुपये का इंपोर्ट का कॉस्ट थी और उन्होंने 76,000 का डॉक्टर ने लगाया था। तो ये इम्प्लांट का कॉस्ट उन्होंने ज़्यादा ली, तो वो भी नेग्लिजेंस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। नेग्लिजेंस के साथ साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी है। बिल्कुल, इसके केसेस भी आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा बनाने के चक्कर में जैसे इसका ऑपरेशन नहीं करना है वो भी करते हैं। अननेसेसरी टेस्ट करा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं बनता फिर भी करा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को तय करना अच्छे एक्सपर्ट लॉयर ही तय करते हैं और डॉक्टर की ओपिनियन तो बिल्कुल सर, चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी बस एक छोटा कमेंट आप दोनों से भी ले लूं। हमारा दीक्षित जी आपका। देखिए, मैं तो दर्शकों से ये भी कहूँगी कि कई बार भावुक होकर के डॉक्टरों के खिलाफ लोग, मरीज नहीं रहता है तो प्रदर्शन करने लगते हैं और हंगामा करते हैं अस्पताल में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों एक केस जो आया था कि डॉक्टर ने डर की वजह से, लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था। तो डॉक्टर्स का भी ध्यान रखना होगा और जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे डॉक्टर पर तो इलाज नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा भावुक हुए बगैर अपने केस को देख करके, अगर वास्तव में आपको लगता है कि कोई नेग्लिजेंस हुई है, तब आप सही सलाह लेकर के कदम उठाएं। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण गुप्ता। देखिए, मैं कहता हूँ कि जो ट्रेडिशनली हमारे देश में डॉक्टर और मरीज का रिलेशन में सर ट्रस्ट बेस्ड रहता है। बिल्कुल। अब अगर ट्रस्ट चला जाएगा दोनों साइड से तो दोनों साइड ही दिक्कत होगी। एक आप बुखार को, नॉर्मल बुखार को ट्रस्ट बेस पे 5 दिन एक पैरासीटामोल से ट्रीट कर सकते हो, और आपको लगता है कि जब आपको लगता है मेरे मरीज का भरोसा निकल कर कुछ निकल आया तो आप पहले दिन सारे टेस्ट कराना शुरू कर देते हो। उसको भी अपने आप को बचाना है। तो ट्रस्ट बेस्ड जो है ना, ये रिलेशन वापस आना चाहिए। कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ट्रस्ट थोड़ा सा खत्म तो हुआ है डॉक्टर्स के बीच में। हम लोग भी डिफेंसिव चलते हैं कि भाई कल को ये ना करते। ट्रस्ट में क्या होता है, आप उसको क्लिनिकल ग्राउंड पे भी ट्रीट करते थे। तो ये एक तो ट्रस्ट को वापस लाना होगा। देखो, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा उसका मरीज कि ठीक ना हो या उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि हमारे लिए भी एक पेनफुल चीज़ होती है एज ए डॉक्टर ऑल्सो, और आपके लिए भी एक प्रोफेशनल फेलियर होती है। ठीक है, मैं अब पहले जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था, मेडिकल साइंस परफेक्ट साइंस नहीं है। यहाँ से ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको 2 ओपिनियन मिल सकते हैं और दोनों ओपिनियन अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, पर रिजल्ट में किसी का जोर नहीं है। तो आप कल को कह दो ऐसा उसने तो ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, रोज होता है हमारे पास में। इसीलिए इन केसेस में हमेशा एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं, उनको ओपिनियन लेकर के डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये ट्रस्ट बना रहे। मरीज के रूप में, उसके परिजन के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस सारे इलाज से अवेयर हों, और डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि आपको पूरा ब्रीफ करें। आज के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए आपका कानून संसद टीवी पर। नमस्कार।